गाइस तो हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है बहुत ही मतलब इससे भी आए दिन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अ, मतलब किसी ईयर में हर साल में मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ा जाए। वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे भी हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, उन चीज़ों को समझने का आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज हो, ऐसा हमें ऐसा हमें ट्राई करना चाहिए। ओके, सो ठीक है। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है उसे देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है रीड करना, और फिर उसी रिगार्डिंग हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसमें हमारा ये देखिए, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, नेशन स्टेट सिस्टम हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया, एंड कॉलोनिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। देन अमेरिकन रिवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, रशियन रिवोल्यूशन हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, फैसिज्म हो गया, और नाजिज़म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, डीकोलोनाइजेशन हो गया, इश्यूज़ इन मिडल ईस्ट हो गया, कोल्ड वॉर हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन अदर टॉपिक्स जैसे कि अरब नेशनलिज्म हो गया, इजराइल पैलेस्टीन इशू हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप हो गया, एंड ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म हो गया, राइज ऑफ चाइना हो गया। तो ये सारे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके बहुत जो है सिलेबस है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है। और तो ठीक है, देखते हैं। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ये है, देख लेते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या ही लिखा है, ठीक है, ऐसा जो हमें ना पता हो। सो यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक ट्रांजिशन माना जाता है टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो जो नया मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था यूरोप में, उसे हम क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड यूएसए में भी जो आया, ठीक है, सेम चीज़। सो इसी पीरियड में फ्रॉम लाइक 1760 से लेकर के 1820 तक, ठीक है, 1760 से लेके 1820 तक एंड 1840 में ये जो ट्रांजिशन है ना, ये इंक्लूड करता है कि हैंड वाले प्रोडक्शन से लेकर के मेथड से जो था ये मेथड, इससे मशीन पर कैसे आए। तो इस चीज़ को ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताता है, जो कि करीब करीब 1760 से लेके 1820 एंड 1840 तक दिखा रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है कि जो नया न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग तक भी आया, ठीक, मशीन, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा। देन इंक्रीज़ हुआ स्टीम पावर का यूज़ एंड वाटर पावर का यूज़, एंड डेवलपमेंट हुआ मशीन टूल्स का, एंड द राइज हुआ मैकेनाइज फैक्ट्री सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, वो क्या हुआ कि प्रेसिडेंटेड राइज लेकर के आया इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में। सो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसके वजह से एक बहुत ज़्यादा ही हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें अच्छी चलने लगती है ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, माइग्रेशन से भी हो सकता है, और हो सकता है कि मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाया उस तरह से भी हो सकता है, ओके। देन यहाँ पे क्या है कि ये एक प्रोसेस है चेंज का फ्रॉम, क्योंकि खाने को मिल जाता है ना तो इंसान को, तो फिर वो अच्छे से मतलब उतना चिंता नहीं करता है इतना। सो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज, ये एक प्रोसेस है चेंज का फ्रॉम एग्रीगेरियन से लेके हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी का देखे तो, ठीक है, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट वाले इकोनॉमी से चेंज होता है ये प्रोसेस जो होता है, वहाँ से मतलब वहाँ से हट के मशीन वगैरह पे आने का, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ये बोलते हैं। एंड जो कि डोमिनेटेड बाय होता है इंडस्ट्री, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग। ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंजेस, ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, ये इंट्रोड्यूस किया है, नया तरीका लेकर के आया है वर्किंग एंड लिविंग, एंड फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटी को, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है मार्क करता है, कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि मेजर टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में रहा, एंड ऑलमोस्ट जो हर एक एक्सपेक्ट है डेली लाइफ का, वो इन्फ्लुएंस हुआ है सम वे में कहीं ना कहीं, ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर देखें तो एवरेज इनकम एंड पॉपुलेशन जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है।
एवरेज इनकम पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। बट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है। एक रीज़न तो पता चलो, ठीक है, माइग्रेशन, बट इंसान दूसरा है, ठीक है। सो ओके, लेट्स सी, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। Why population increase after industrial revolution? सो यहाँ पे बता रहे कि वही जो कि हमने सोचा था कि मतलब बेटर फूड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया था, इस वजह से बेटर सैनिटेशन हो गया था, लो इन्फेंट मोर्टालिटी हो गई थी, क्योंकि हेल्थ अच्छे होने लगे तो जो भी थे मतलब लोगों के बच्चे, वो मरने का जो रेट था वो कम हो गया था, ठीक है। सो बिकॉज मोर बेबीज सर्वाइव बिकॉज ऑफ बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। एंड इसी वजह से देखो बेटर सैनिटेशन लेके आना कि इम्प्रूव किया हाइजीन एंड रिड्यूस किया डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ से। सो इसी वजह से ही ना सारी जो चीज़ें हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो, ओके। देन यहाँ पे देखते हैं कि ओके फाइन, इन पर्टिकुलर एवरेज इनकम एंड पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। सम इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने इम्पॉर्टेंट इफेक्ट और ये इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये बताया कि स्टैंडर्ड लिविंग जो था हमारा जनरल पॉपुलेशन का वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने लग गया था कंसिस्टेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वो इंक्रीज़ होने लग गया था। एंड हालांकि अदर्स जो लोग और भी लोग हैं, अदर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये जो चीज़ है इट डिड नॉट बिगिन टू मीनिंगफुली इम्प्रूव अंटिल 19 एंड 20th सेंचुरी। सो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब तक लेट 19 एंड 20th सेंचुरी नहीं आ गया तब तक नहीं हुआ मीनिंगफुली इम्प्रूव उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, बट स्टिल वो जो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं, ठीक है। सो दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं, कुछ जो है बोलते सपोर्ट करते कि पहले से ही लग गया था, और कुछ जो है ऐसा कहते हैं कि जब तक कि लेट 19 एंड 20th सेंचुरी नहीं आ गए तब तक मीनिंगफुली इम्प्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या मेन फीचर जो है यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है, तो वो है टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो नीचे की चीज़ें इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यूज़ ऑफ नए बेसिक मटेरियल्स का एंड चीफली आयरन एंड स्टील का, मेनली आयरन एंड स्टील का यूज़ होना। तो न्यू बेसिक मटेरियल ये हो गया, आयरन एंड स्टील का यूज़ होना, एंड द यूज़ ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, यूज़ ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज एंड इंक्लूडिंग बोथ फ्यूल्स एंड मोटिव पावर सच एज कोल, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड द इंटरनल कंबशन इंजन। सो ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब यूज़ ऑफ नए एनर्जी सोर्सेज का, जैसे कि बोथ फ्यूल हो या कोई पावर हो जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो आगे पुश कर रहा है, ठीक है। तो मोटिव पावर सच एज कोल, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, इंटरनल कंबशन इंजन। सो ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन इन्वेंशन हुआ न्यू मशीन का, सच एज स्पिनिंग जेनी एंड द पावर लूम, जो कि परमिटेड किया था इंक्रीज। अच्छा, जिस चीज़ की वजह से क्या हुआ था कि इंक्रीज़ हुआ था प्रोडक्शन विद द स्मॉलर एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन एनर्जी, ओके। मतलब क्या है कि नए मशीन का इन्वेंशन हुआ, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, जो स्पिन करने वाली थोड़ी मशीन होती है वो, एंड देन पावर लूम, जिसने पावर लूम दैट परमिटेड द इंक्रीज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ विद अ स्मॉलर एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन एनर्जी। एंड ये इसका फीचर, मतलब जो हुआ वही फीचर बता दिए, जो चीज़ें उसमें यूज़ हुई, जो चीज़ें उससे हुई वही फीचर हो गया। देन लाइक अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जिसको जानते हैं फैक्ट्री सिस्टम, जिसको फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जिसको हम फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं, जिसने इंटेल किया इंक्रीज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन फंक्शन का स्पेशलाइजेशन एंड लेबर डिवीजन का
इंक्रीज़ किया इस चीज़ को, और ये चीज़ उस फैक्ट्री सिस्टम में भी शामिल थी। क्या चीज़ है? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम शिप, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन एंड टेलीग्राम एंड रेडियो। इन सब में भी टेलीग्राम, रेडियो, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन एंड स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम शिप एंड communication including these things, right? Then important development in transportation and communication including this thing आ गया। then increasing application of science to industry होने लग गया। ओके एंड फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने एक पॉसिबल ट्रेमेंडसली बहुत ही बड़े तौर पे इंक्रीज़ किया यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड ये जो है मास प्रोडक्शन होने लग गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ठीक है। सो इसकी वजह से मास प्रोडक्शन होने लग गया गुड्स का, एंड इसने नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत जोर शोर तरीके से इसका यूज़ किया, बहुत ही भारी मात्रा में इसको यूज़ किया, एंड देन प्रोडक्शन भी किया। अच्छा ओके देन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या हमें पता है वर्ड लुडाइट का रेफर, इसका मतलब क्या होता है? लुडाइट मतलब या फिर लुडते मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो कि अपोज हु इज़ अपोज टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या होता है कि अपोज होता है, ठीक है, जो नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। ओके इस टर्म ये जो है डिराइव किया गया है ग्रुप ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी के इंग्लिश वर्कर्स ने, जिसने अटैक किया था फैक्ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय किया था मशीनरी एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये कहाँ से डिराइव किया गया है? एक ग्रुप ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश वर्कर्स जो नहीं चाहते थे कि फैक्ट्री मतलब में कोई चेंजेस आए टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है, बिकॉज उनकी जॉब चली जाती ना। सो उन लोगों ने अटैक किया था फैक्ट्रीज पे, डिस्ट्रॉय कर दिया था मशीनरी को एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखते हैं कि रीज़न क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। ओके सो क्या थे रीज़न, देखते हैं रीज़न क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो कहाँ पे शुरुआत हुआ था? ब्रिटेन में शुरुआत हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था इन 1760 में। 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरुआत हुआ था, सबसे पहले यही हुआ था 1760 में। लार्जली जो था वो नए डेवलपमेंट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हो रहा था उससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड कॉज क्या था इसका? कॉज क्या था? सो वो कॉम्प्लिकेटेड एंड रिमेन, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा हुआ है फॉर डिबेट, ठीक है। एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का वास्ट मिनरल रिसोर्सेज था, एंड इन एडिशन टू मेटल ओर्स के अलावा भी ब्रिटेन के पास हाईएस्ट क्वालिटी कोल रिजर्व था, जिसे हम नॉन एट मतलब उस टाइम पे था कोल रिजर्व भी था हाईएस्ट क्वालिटी का, एज वेल एज अबेंडन वाटर पावर भी था, और हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर भी था, एंड न्यूमरस पोर्ट्स एंड नेविगेबल वाटरवेज भी थे, ठीक है। सो न्यूमरस पोर्ट्स भी थे एंड नेविगेबल वाटरवेज थे कहाँ पे? हमारे इस ब्रिटेन में, जो कि 1760 में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग में सबसे पहले यहीं पे हुई, ठीक है। सो एंड देन यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपटीशन को लेकर के कॉलोनिज्म, ठीक है, जैसे हम कॉलोनिज्म बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था। ये दूसरा रीज़न यहाँ पे बता दें कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था। सो यूरोपियन स्टेट्स जो थे ना वो कम्पीट कर रहे थे अमंग देमसेल्व्स फॉर ग्लोबल रिसोर्सेज, एंड मोस्ट ऑफ देम आर जो है राइजिंग कॉलोनियल पावर्स थी, जैसे कि मतलब पोर्टुगीज़ भी लड़ रहा था, फ्रेंच भी लड़ रहे थे, ठीक है। यूरोपियंस के ही ना, यूरोप कॉन्टिनेंट से ही सारी जो लोग थे इंडिया में आ रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे एंड फ्रेंच भी था एंड डाचनिस भी थे, ऐसे करके, ठीक है। एंड ये जो कंपटीशन था, दिस कंपटीशन और ये डेस्परेशन जो था इनका डोमिनेट करने का, तो मतलब किसी मार्केट को डोमिनेट करने का, सो उनको क्या बना दिया? इनोवेट बना दिया। इनोवेट लेबर मतलब जितना हो सके उतना सोचो किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, मार्केट को ग्रो कर सकते हैं, तो इनोवेटिव बना दिया उनको। एंड कोस्ट सेविंग, उनको ना इनोवेट लेबर एंड कोस्ट सेविंग मशीनरी कर सके, इस तरह से बना दिया, ठीक है। देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन यूरोप में कैसे हुआ? साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन यूरोप, ये भी एक रीज़न बताता है कि राइज इन द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड सोसाइटी मोर ओपन टू
जो है आइडियाज़ को ज़्यादा ओपन हो गई, उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा आने लग गए फॉर्म। तो उसी वजह से क्या हुआ, एक फर्टाइल ग्राउंड उनको मिला एक दिमाग में, एंड इनोवेशन कर पाए, न्यूअर आइडियाज़ उनके पास आने लग गए। तो यहाँ पे क्या है कि राइज इन द साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ था, क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो थोड़ा समझदार होने लग गए थे इस वजह से भी। देन एग्रीकल्चरल देन एग्रीकल्चरल जो है रेवोल्यूशन भी ब्रिटेन में आ रहा था, ठीक है। अंडर द मोमेंट जो था, अंडर द मोमेंट एंड द बिग लैंड लॉर्ड्स जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि लैंड को ना लेने लग गए थे फ्रॉम ऑफ स्मॉल फार्मर्स का एंड पेजेंट का, जो कि क्रिएट किया एक अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसी ने अनएम्प्लॉयड कर दिया लेबर को, जितने भी लेबर थे उसको अनएम्प्लॉयड बना दिया इस चीज़ ने। तो इसी लेबर, ठीक है, अनएम्प्लॉयड द लेबर एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इस वजह से ये क्या हुआ कि अब जब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनको कहीं ना कहीं तो जॉब चाहिए होगी, तो ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर आया और उसने इस डिमांड को फुलफिल कर दिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इसलिए भी आया, ऐसा कह सकते हैं, रीजन दे दिया है। देन जियोग्राफिकल डिस्कवरीज में एंड द वर्ल्ड ट्रेड में क्या कह सकते हैं कि जब बिगिनिंग हुआ था जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का एंड न्यू लैंड्स जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे, वाइल द वेस्ट एंड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चल रहा था ईस्ट के साथ, ठीक है। जब बिगिनिंग हुआ था जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का, यहाँ से मतलब कैसे जाया जाए, इंडिया कैसे जाए, तो वो जो रास्ते खोजने के जो शुरुआत हुए थे उसकी बात कर रहे हैं। वाइल द बिगिनिंग ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज जब हुआ था तो नए लैंड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में ऐसे रेड इंडिया करके जो है उसका नाम दे दिया गया था, जब उन्होंने इंडिया के बजाय गलती से वहाँ पे चले गए थे। कौन थे वो, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। देन यहाँ पे वाइल द वेस्ट हैड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ईस्ट, जबकि जो वेस्ट वाले थे, वेस्ट में जितने कंट्रीज़ हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था विद द ईस्ट, जो कि इंक्रीज़ कर दिया था उन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, एंड यही चीज़ बन गया उनका बेसिक फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब डिमांड बढ़ गया उनके प्रोडक्ट का, तो फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मतलब लाने का सोचा और लाना पड़ेगा, ताकि उनको ज़्यादा वेल्थ हो, पैसे आए इस तरीके से। और मार्केट तो वो तैयार हो ही गया था, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गया था। देन इन्होंने कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट क्लास को भी एक रीज़न बताया कि आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिज्म का क्रिएट किया था न्यू कैपिटलिस्ट क्लास, इन्वेस्टर्स जिनको बोलते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ द कैपिटलिज्म ने कैपिटलिस्ट क्लास को ओपन कर दिया था, क्रिएट किया था, एंड जिन्होंने इन्वेस्ट किया था हैविली ऑन द कैपिटल गुड्स, जिन्होंने कैपिटल गुड्स को पे बहुत इन्वेस्ट किया था। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल एंड आयरन को भी एक रीज़न बताते हैं। कोल एंड आयरन रिजर्व जो था ना इंग्लैंड में, वो भरमार बहुत ज़्यादा था, एंड ये एक वन ऑफ द कॉजेज़ है फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये एक वन ऑफ द कॉजेज़ है, कॉजेज़ में से एक कॉज है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। सो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी थी, ठीक है। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल एंड आयरन की थी, इसको रीज़न बताते हैं, एंड कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट क्लास को कहते हैं। एंड देन जियोग्राफिकल एंड डिस्कवरीज एंड द वर्ल्ड ट्रेड, ये जो है ये भी हमारा पॉइंट है, रीज़न है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन द ब्रिटेन, ये भी एक हमारा रीज़न है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ये यूरोप, ये भी एक रीज़न है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था कॉलोनिज्म को लेकर, ये भी एक रीज़न है। सो ये सारे रीजन्स थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। फाइन। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि ओके, नेक्स्ट है हमारा कि इन्वेंशंस पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। इन्वेंशंस यहाँ पे जो है इसने पुश किया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ी थी, और ज़्यादा जो है अच्छी हुई थी। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन एन एक्सप्लोजन ऑफ अ क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन, जहाँ पे क्रिएटिविटी काम कर रही थी वहीं साथ साथ इन्वेंशन ने अब रेवोल्यूशनाइज कर दिया था इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री में बहुत सारी नई नई चीज़ें आने लग गई थी इस क्रिएटिविटी एंड इन्वेंटिव थॉट्स की वजह से, ठीक है। देन ब्रिटेन का टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री जो था क्लोथ वाला, एंड पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। तो ब्रिटेन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्लोथ पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। देखो क्लोथ यहाँ पर लिखा है कि क्लोथ्ड, ठीक है, इसको वर्ब की तरह यूज़ किया इसने, ईडी लगा के वर्ल्ड में।
इन वूल एंड लिनन एंड कॉटन एंड लिनन को लेकर के, वूल को लेकर के जो ये कपड़े बनाते थे वो पूरी वर्ल्ड में फैल गया था, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि एंड दिस इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री थी वॉज फर्स्ट टू बी ट्रांसफॉर्म, यही पहली ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि पहले बनी, ठीक है, कपड़ों को लेकर के ही पहले इंडस्ट्री बनी, ऐसे कह सकते हैं। एंड देन क्लोथ का मर्चेंट्स जो था उसने बूस्ट किया था उनके प्रॉफिट्स को बाय स्पीडिंग अप द प्रोसेस, जिससे कि स्पिनर्स एंड वीवर्स क्लोथ बनाते थे। तो जो वीवर्स एंड स्पिनर्स थे वो क्लोथ हाथों से बनाते थे, मशीन को ऐसे घुमा करके चला करके, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा स्पीड में इन्होंने बनाया। इस वजह से मशीन ने ज़्यादा अच्छा काम किया, तो वर्ल्ड में फेमस हो गया और इनके कपड़े ज़्यादा बिकने लग गए। देन क्या है कि मेजर इन्वेंशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बाय 1800 सेवरल मेजर इन्वेंशन इन द इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में क्या हुआ, बाय 1800 में क्या हुआ था कि सेवरल मेजर इन्वेंशन हैड मॉडर्नाइज कर दिया था कॉटन इंडस्ट्री को, ठीक है। 1800 तक आने तक क्या हुआ था, बहुत सारे इन्वेंशन ने मॉडर्नाइज कर दिया था कॉटन इंडस्ट्री को। एंड वन इन्वेंशन जो है वो एक दूसरे को लेकर के आया था, एक इन्वेंशन की वजह दूसरा इन्वेंशन होता था। सो 1733 में एक मैकेनिस्ट जो थे जिनका नाम था जॉन के, उन्होंने एक शटल बनाया था जो कि बहुत ही दैट स्पेड द बैक एंड फोर्थ ऑन द व्हील्स, जो कि ये जो है इस शटल ने कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ को जो व्हील्स का था उस चीज़ को बहुत तेज कर दिया था आई थिंक। बट इस लाइन का मतलब हमें देखना होगा, ठीक है। सो ओके, वेट जस्ट सेकेंड गाइस।